सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे हम बताए थे, जस्ट लाइक रेसिस्टर पाथ, वहां पे क्या होगा, एक ही पाथ होगा। तो हम फिगर बनाते हैं, पहले समझो। यहाँ पे देखो 3 सेल कनेक्टेड है बाबू। हम कल सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस बताए थे, कल क्या बताए हैं, क्या रे? सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस बताया ना, कि हर सेल का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस एक छोटा सा होता है। तो ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, मतलब E1 इसका ईएमएफ हुआ और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, R1 है। ये सेकेंड सेल है, उसका ईएमएफ कितना है, E2 है। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है? ईएमएफ का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, हाँ। तो E2 है, इसका ईएमएफ क्या है, E2 है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है, E3 है, R3, ऐसा कितना भी हो सकता है ना, एक से ज्यादा होगा तभी तो सीरीज पैरेलल की बात होगी। तो हम मान लेते हैं 3 लिए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एक बात तो मैं पहले हम बताए थे कि अगर इसका पोटेंशियल V है, V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो A और B के बीच का नेट पोटेंशियल क्या होगा, क्या होगा? जो भी ज्यादा होगा भाई वही, मतलब हम ऐसा नहीं बोले कि कौन ज्यादा है कौन, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे इसका देखो पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है, इसका इधर निगेटिव, इसका पॉजिटिव, तो एक ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है, तो वो क्या होगा, वो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पे तुम देखो कि इसका पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, फिर इसका पॉजिटिव आया, फिर निगेटिव आया, पॉजिटिव आया, निगेटिव आया, ऐसे चला। तो ये एक ही ऑर्डर में है सेल। ये भी, ये क्या है भाई, रिवर्स ऑर्डर में है ना। यानी कि एक सेल अगर सीधा दूसरे को ऐसे कनेक्ट कर दो तो क्या होगा, एक के वजह से करंट इधर निकलेगा, एक के वजह से करंट क्या होगा, इधर निकलेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, इसके वजह से भी करंट इधर, इसके वजह से भी करंट इधर, इसके वजह से भी करंट इधर। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? हम्म। तो ये बेसिकली एक दूसरे को अपोज करता है, बताए थे। तो जो ज्यादा होगा, है ना, मान लेते हैं V1 ज्यादा होगा तो V1 माइनस V2 हो जाएगा, या फिर अगर V2 ज्यादा होगा तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? हम्म। तो अब यहाँ पे समझो कि सिमिलर सिचुएशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ईएमएफ हमारा कितना लगा हुआ है, 3 ईएमएफ लगा हुआ है, 3 पोटेंशियल सोर्स लगा हुआ है। तो इस सब का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा बताओ? इक्विवेलेंट ईएमएफ इस पूरे सर्किट का कितना हो जाएगा? क्या होगा भाई? ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? अरे तो सबका ऑर्डर सेम है कि नहीं है? सबका ऑर्डर सेम है ना भाई। तो सबका ऑर्डर अगर सेम है तो सबका क्या होगा, सम हो जाएगा। यानी कि E1 प्लस E2 प्लस E3, या जितना भी रहता, मान लेते बहुत 10 रहता, 15 रहता, तो ऐसे डॉट डॉट चलते चलते हम n नंबर ऑफ मान लेते कनेक्टेड होता, तो उसको हम En तक लिख दिए हैं। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, अब इस सर्किट का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, इसका R1 है, इसका R2, इसका R3, और भी रहता R4, R5, Rn तक जाता। तो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा हमारा R इक्विवेलेंट मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट। अगर इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो क्या होगा भाई? तो सबका सब किस कनेक्शन में, सीरीज में है कि पैरेलल में, कैसा है? तो सीरीज में है, तो सीधा सीधा क्या होगा, सबका ऐड होगा कि नहीं होगा? तो सीधा सीधा क्या कर दोगे भाई, R1, R2, R3 जितना भी रहे, मान लेते हैं Rn रहता तो n तक हम ले जाते हैं। क्या ऐसा होगा कि नहीं? क्या ऐसा होगा कि नहीं बाबू?
इसको आर लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं तुम देखोगे तो इसको आरएल भी लिखते हैं, है ना। आरएल का मतलब इसको लोड रेसिस्टेंस पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। अभी कोई डिवाइस उससे मान लेते हैं बल्ब कनेक्ट किया, तो बल्ब का कुछ रेसिस्टेंस होता है, तो उसी का इसलिए इसको हम लिखते हैं लोड रेसिस्टेंस, क्योंकि सर्किट में केवल सेल कनेक्ट करने से क्या होगा, कुछ ना कुछ तो लगना चाहिए ना अपरेटर्स, जिसमें कि उसका पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, ड्रॉप हो रहा होगा। तो उसको हम लोड रेसिस्टेंस, यहाँ पे आरएल जो है इसको हम क्या पढ़ेंगे, लोड रेसिस्टेंस। तो आर से डिनोट रहे, आरएल से डिनोट रहे, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो हमें टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस मिला। अभी ये हमारा क्या है भाई, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। अगर तुम्हें पूछे कि पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है अभी, तो क्या होगा, पूरे सर्किट का पूछे कि पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस बताइए कितना होगा भाई अभी इस सिचुएशन में, कितना होगा। तो टोटल रेसिस्टेंस, हाँ, तो अब देखो ये सब कुछ क्या है, सब कुछ तो सीरीज में ही है ना, एक ही रास्ता है ना। तो जितना भी रेसिस्टेंस कनेक्टेड है सब सीरीज में होगा कि नहीं होगा, हम्म, क्या रे बाबू। तो R1, R2, R3 और ये लोड रेसिस्टेंस, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 को हम एक साथ यहाँ पे मान लेते हैं, रखते हैं, और प्लस हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं लोड रेसिस्टेंस। अभी टोटल रेसिस्टेंस जो हमारा ये जो हुआ, अब इसको हम लिख देते हैं R इक्विवेलेंट प्लस RL। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, भी 3 है तो R1 R2 R3 लिए 4 होता, तो 4 तक जाते, 5 होता तो 5 तक, जितना होता उतना तक ऐसा हम लिख सकते थे कि नहीं। क्या कोई दिक्कत है इसमें, क्या रे बाबू, किसी को और लोग बोलो, जो नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो बोल सकते हो ना, चुप रहने से कुछ नहीं सीख पाओगे। टोटल रेसिस्टेंस सब होगा ना बाबू, सबका सम। ये कैसा, ये करंट मान लेते जो भी आई करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, तो वही करंट इसमें गया, वही करंट यहाँ है, वही करंट यहाँ, वही यहाँ, हर जगह करंट सेम है कि नहीं। तो जब करंट सेम होता है तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, कैसा कॉम्बिनेशन कहते हो, सीरीज कहते हो कि नहीं। तो सीरीज है, यानी कि अब यहाँ पे 4 रेसिस्टेंस है, तो टोटल अगर पूरे सर्किट का निकाला जाए, केवल अगर हम इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करते थे किए यहाँ पे, तो इंटरनल रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे क्योंकि वो भी सीरीज में है। लेकिन अगर पूरे सर्किट को देखा जाए भाई, तो ये भी जो लोड रेसिस्टेंस है ये भी तो सीरीज में ही है, तो इसे भी सम करना होगा कि नहीं। और चूंकि ये इसका क्यों आवश्यकता पड़ा, तो जब इस करंट का वैल्यू निकालोगे भाई, तो आई बराबर क्या होता है, सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल होगा डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या रे बाबू, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हम्म, तो यहां पे जब हम करंट निकालेंगे बेसिकली, है ना, करंट जब हम निकालेंगे यहाँ पे, तो जो भी इस सर्किट का टोटल जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, है ना, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, टोटल रेसिस्टेंस से डिवाइड करोगे तभी तो आई आएगा, आएगा ना। आई बराबर क्या होता है, वी बाई आर। तो इस पूरे सर्किट का V का मतलब क्या है भाई, तो जितना पोटेंशियल सोर्स है सब प्रोवाइड कर रहा है पोटेंशियल, तो E इक्विवेलेंट बाई R। अब R का मतलब क्या हुआ, तो इस सर्किट का जो भी रेसिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का, तो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस हम लोग क्या लिखे हैं, R इक्विवेलेंट प्लस RL। इसको क्या लिखोगे, R इक्विवेलेंट प्लस RL। क्या इस तरह से हम करंट कितना फ्लो हो रहा होगा इसमें, या अगर बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं, सबका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया रहे, लोड रेसिस्टेंस हमें दिया रहे, और पूछे कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है भाई, तो क्या निकाल सकते हो, क्या रे बाबू, कि नहीं निकाल सकते हो। हम्म, निकाल सकते हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम्हें ई इक्विवेलेंट निकालना है। अगर बोले कि पूरे सर्किट का ई इक्विवेलेंट निकालिए भाई, तो सीधा सीधा सबका पोटेंशियल क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, अगर सब सेम ऑर्डर में है तब। अगर हो सकता है मान लेते 5, यहाँ पे 5 कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, 5
ईएमएफ सोर्स रखा हुआ है, 3 का ऑर्डर किसी तरफ है, 2 का ऑर्डर किसी तरफ है, तो क्या होगा, तो काम तो हम यही करेंगे। तो क्या करोगे, 3 का ऑर्डर यानी कि जो 3 को अगर किसी एक तरफ मानते हो तो उसको पॉजिटिव लोगे, तो बाकी दो अगर दूसरे तरफ है तो उसको क्या लेना होगा, निगेटिव लेना होगा कि नहीं लेना होगा। क्या रे बाबू, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो काम हम यहाँ पे वही करेंगे, सबका सम करेंगे बेसिकली, लेकिन साइन के साथ, यानी कि एक अगर ऐसा होता है ना, जैसे एक फिगर बनाता हूं मैं, मान लेते हैं ऐसा रहता है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता तुम्हें, बोलता कि इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ जो भी ये सर्किट का एक पार्ट होता है तो कितना होता भाई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव हो गया, ये दोनों तो एक ऑर्डर में लग रहा है, ये इसका उल्टा लग रहा है कि नहीं। तो इस दोनों को सम करोगे और इसको डिवाइड करोगे, यानी सॉरी माइनस करोगे, E1 प्लस E2 माइनस E3। कोई कहेगा कि नहीं हम इसी को पॉजिटिव लेंगे, इस दोनों को नेगेटिव लेंगे, तो ले सकते हो। तो वो कैसे लिखेगा भाई, तो E3 माइनस E1 माइनस E2। क्या कोई दिक्कत है। अब दोनों में से जो पॉजिटिव आ जाए, ये वैल्यू पॉजिटिव ही आना चाहिए बाबू, ठीक ना। ये वैल्यू अगर इस दोनों का सम करने के बाद भी इससे कम होगा तो हम यही केस लेंगे। क्या कोई दिक्कत है। तो सीरीज में केवल सबको सम ही करते हैं, लेकिन ऑर्डर अगर चेंज है तो उसके जगह पे बेशक हम सम करेंगे, लेकिन साइन क्या लेंगे, अगर उल्टा हो गया तो उसको नेगेटिव ले लोगे, तो बेसिकली वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसी तरह से इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस जब निकालना होगा तो सारे सेल्स का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या करोगे, जोड़ोगे। ऑर्डर जिसका उल्टा होगा उसका भी इंटरनल रेसिस्टेंस जुड़ेगा ही, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ईएमएफ घटा दिए भाई तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। रेसिस्टेंस को डायरेक्शन से कुछ मतलब नहीं होता है। क्या इसमें कुछ किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव होता है क्या, रेसिस्टेंस में किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है। सर्किट हम बनाते हैं तो लिखते हैं, बट यहाँ पे हम कंसीडर किए हैं क्या, नहीं करते हैं। मतलब इसको करंट इधर से आए उधर से आए, इसका रेसिस्टेंस पे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है। तो इस वजह से सेल कैसे भी हो, उल्टा हो सीधा हो, उससे मतलब नहीं है, वो इस पे डिपेंड करेगा। इसमें प्लस माइनस होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा। क्या कोई दिक्कत है। और उसके बाद उस इंटरनल रेसिस्टेंस के अलावा जितना भी, मान लेते हैं एक रेसिस्टेंस है, 2 रहता 3 रहता, वो सारे रेसिस्टेंस लोड रेसिस्टेंस ही कहलाएंगे, ठीक ना। इंटरनल रेसिस्टेंस के अलावा मान लेते हैं कोई सर्किट में 2 डिवाइस भी कनेक्ट हो सकता है भाई, किसी उसका रेसिस्टेंस R1 R2 कुछ भी रह सकता था, तो वो सबका जिस कॉम्बिनेशन में होगा, मान लेते हैं यहीं पे एक रेसिस्टेंस ऐसे और रहता है, तो अब इस दोनों का जो भी इसका वैल्यू मान लेते हैं R1 होता है, इसका R2 होता है, इस दोनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता वो हमारा यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस कहलाता। क्या कोई दिक्कत है इसमें बाबू समझने में। लेकिन पढ़ने के लिए सिंपल हम ये फिगर बनाते हैं कि मतलब वही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लोड रेसिस्टेंस है, तो टोटल रेसिस्टेंस हम निकालेंगे। और जब करंट हमें इस सर्किट से पूछेगा कि भाई कितना करंट फ्लो हो रहा होगा उस सर्किट में, अगर ये सेल है, इस मतलब उसका ईएमएफ इतना इतना है, इंटरनल रेसिस्टेंस ये है, सर्किट में दिया हुआ है कि ऐसे कनेक्टेड है, कुछ लोड रेसिस्टेंस है, बताइए कि उस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, तो हम इस फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं। तो E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट प्लस RL, तो E इक्विवेलेंट यहाँ से निकल जाएगा, R इक्विवेलेंट यहाँ से निकल जाएगा। और लोड रेसिस्टेंस जिस तरह से दिया हुआ होगा, अगर सीरीज में दिया हुआ है, अगर एक से ज्यादा है तब की बात कर रहा हूँ, एक है तब तो कुछ बात ही नहीं, जो लोड रेसिस्टेंस होगा 2 ओम 3 ओम 5 ओम जो भी है पुट करोगे। अदरवाइज अगर ये भी एक से ज्यादा रहा तो फिर उसको देखोगे कि वो सीरीज में है पैरेलल है कैसे, उसका पहले निकाल लोगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और जो कुछ भी आएगा वो सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, लोड रेसिस्टेंस हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें। क्या रे बाबू कोई दिक्कत है। नो सर। अच्छी बात है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का 2 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन ये होगा जब सारे जो भी सेल्स कनेक्टेड हो, 2 3 जितना भी होते, मान लेते 3 भी होता है ना, मिटाने की, लेकिन इसका ईएमएफ सबका क्या होगा भाई,
सबका सेम होता है। देखो इसका भी ईएमएफ ई ई ई है कि नहीं। तो पहला जो जो बेसिक कंसेप्ट इसका है समझने का कि इफ ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स आर सेम, ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स आर सेम, है ना, तब उस समय क्या होगा। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बाबू, इस दोनों के बीच अगर ये इस पॉइंट को अगर ए मानते हो और इस पॉइंट को अगर बी हम मानते हैं, तो बताओ इस दोनों के बीच का पोटेंशियल जो होगा क्या इसमें 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 तीनों में सेम होगा कि नहीं होगा। सेम होगा। क्यों सेम होगा बाबू। पैरेलल वोल्टेजेस सेम है। ये ऐसा तभी है जैसे हम लोग खुद सेल के लिए हम लोग नहीं पढ़े थे, हम लोग क्या इधर कहीं सेल लगाते थे और यहाँ रेसिस्टेंस लगाते थे, उसके क्रॉस पोटेंशियल देखते थे। यहाँ पे इसमें क्या है, खुद भी सेल लगा हुआ है ना। तो कहता है पहला जो कंडीशन है कि अगर सारे सेल्स का अगर ईएमएफ क्या है सेम होगा भाई, तो उसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा ई इक्विवेलेंट, तो उस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो सेम ही रहेगा। यानी कि तीन जैसे तीन सीरीज में था तो E1 E2 E3 या E होता, तो तीनों का सम हो जाता ना E प्लस E, ऐसा होता है कि नहीं। क्या रे बाबू, होता। लेकिन यहाँ पे कहता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा अगर तीनों का तीन या चार या दो जितना भी हो, एक से अधिक होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में हमारा उसका जो इक्विवेलेंट जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, ई ही रहता है। मतलब तीनों के बदले क्या होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ ई हुआ। अब आर इक्विवेलेंट अगर निकालना होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो कितना होगा भाई। वाह, आप देखोगे कि ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 क्यों होगा। हाँ, तो हम वहां से अगर 1/R इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसा चलेगा कि नहीं। जितना भी होता 3, अगर n होता तो 1/Rn तक चलता। अब इस सब को निकाल के अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तभी R इक्विवेलेंट आएगा। यानी कि अगर हमें R इक्विवेलेंट यहां से चाहिए तो 1/समथिंग ये सब कुछ लिखना होगा कि नहीं। क्या रे बाबू, समझ में आ रहा है ये बात। हाँ कि नहीं आया समझ में ये बात। अरे ये 1/R इक्विवेलेंट इतना है ना, हमें R इक्विवेलेंट चाहिए तो 1/ इतना करना होगा कि नहीं। तो अगर सेल्स सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो और सबका ईएमएफ क्या हो, सेम हो बाबू, तब हमारा इक्विवेलेंट जो उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट जो ईएमएफ होगा वो हमारा क्या होगा, ई ही रहेगा, है ना। लेकिन उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा बाबू वो तो हमारा एज इट इज, क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है बाबू, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो क्या होता है, जैसे हम निकालते हैं सीधा सीधा रेसिस्टेंस का वैसे हम निकाले हैं, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ऐसी होगी कि नहीं। अभी ये देखो, अब ये इसके हिसाब से अभी सर्किट का इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाते हैं तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हो जिसमें ये लोड रेसिस्टेंस है हमारा, ये ईएमएफ कितना हो जाएगा उसका, इस तीनों के बदले एक ही लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट तो ई आया है कि नहीं। और इस सब का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया है वो हमारा जो भी वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिख देते हैं। क्या ऐसा सर्किट लिख सकते हैं कि नहीं, इसको शॉर्ट में ऐसा सर्किट बना सकते हो कि नहीं। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से निकलेगी, ई इक्विवेलेंट तो ई है नहीं, उसको वहां रिप्रेजेंट किया गया। क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। क्या रे बाबू, अभी फिर यहाँ पे भी अगर करंट पूछे, क्योंकि करंट तो फ्लो होगा सर्किट में, तो यहाँ पे भी करंट पूछे भाई, तो करंट बराबर यहाँ पे भी क्या होगा। अब देखो ये आर इक्विवेलेंट इस लोड रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में है कि पैरेलल में है, क्या है, ये सीरीज में है ना, ये सीरीज में है। तो आई बराबर क्या होगा,
ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट प्लस लोड रेसिस्टेंस। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? आई बराबर वी बाई आर होता है, तो वी तो हमारा कितना है ई, और आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल आर जो होगा, तो इस सर्किट का पूरा रेसिस्टेंस हम लेंगे, तो आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल। और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे यहाँ पे, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। क्या कोई दिक्कत है? इस सब का प्रॉब्लम कराएंगे, अभी पहले पढ़ा लेता हूं, फिर प्रॉब्लम कल है ना, 1-2 दिन इसका प्रॉब्लम करेंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है बाबू? नो सर, बहुत अच्छा। तो देखते हैं क्या होता है ना? क्या चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, जिसे चाहिए। क्या क्या हो गया? अब देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेल का, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सबका ईएमएफ क्या होगा, अलग होगा। अभी 2-3 कितना भी होता है, 2 हम लिए हैं सबसे सिंपल सर्किट, क्योंकि पैरेलल होने के लिए मिनिमम 2 तो चाहिए ही, तो सबसे सिंपल लिए हैं। उसके बाद जनरल इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, जिससे कि 2, 3, 4 जितना भी होगा n नंबर के लिए हम लोग डिराइव करेंगे। तो अभी देखो, इधर प्लस है, इधर माइनस है, यहाँ पे भी प्लस माइनस है, तो करंट इधर फ्लो हो रहा होगा, इससे करंट इधर आ रहा होगा, इससे इधर आ रहा होगा। क्या ऐसा हो रहा होगा कि नहीं भाई? क्या रे? तो मान लेते हैं कि सर्किट में करंट आई फ्लो हो रहा है। अब ये 2 सेल है बाबू, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है क्या? अब ये जो आई करंट गया होगा, कुछ इस रास्ते से गया होगा, कुछ इस रास्ते से गया होगा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना। तो हम मान लेते हैं कि अभी 1 वाला ये है, तो इसमें करंट कितना होगा, I1 होगा, इसमें करंट कितना होगा, I2 होगा, और यहाँ पे कितना आ रहा है, I आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर जंक्शन रूल लगाओगे, तो I किसके बराबर होना चाहिए, इस दोनों के सम के बराबर होना चाहिए कि नहीं? क्या होना चाहिए कि नहीं? I बराबर I1 प्लस I2। किसको किसको समझ में नहीं आया बोलो? इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होना चाहिए ना भाई? क्या रे? अच्छा एक बात बताओ, हाँ चलो ठीक है, कि अब ये अगर चूंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी कि दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है ए बी, है ना, कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये ए है बी। अभी इसी दोनों पॉइंट के बीच क्या है, ये भी सेल है और ये भी सेल है कि नहीं? दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, मतलब उसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताए थे ना, कल बताए थे शायद, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है कि कोई भी 2 इंड अगर हम लेंगे, तो दोनों इंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको टर्मिनल कहते हैं। मतलब एक इधर है, एक उधर है, दो इंड पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कल बताए थे, टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ध्यान में है कि नहीं? होगा तो ठीक है ना, नहीं होगा तो तब भी ठीक है। तो बताओ कि यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल, इसका कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कैसे निकालते हैं? तो किरचॉफ्स लॉ तुम सीधा सीधा लगा सकते हो बाबू। किरचॉफ्स लॉ सीधा सीधा लगाओगे, तो मान लेते हैं ए से चलोगे, बी पे पहुंचना है, अगर इस रास्ते से जाओगे और इस रास्ते से जाओगे, क्या ऐसा ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अगर तुम समझो कि वी ए से चले, तो जब वी ए से चले हम, तो देखो मान लेते ए से बी अगर हम जा रहे हैं, है ना, ए टू बी अगर हम चल रहे हैं,
तो अभी ऊपर वाले रास्ते से चल रहे हैं तो करंट तो इसमें इधर आ रहा है, हम किधर जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। तो जब सबसे पहले हमें एक ईएमएफ सोर्स मिला, ईएमएफ सोर्स क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो पॉजिटिव टू निगेटिव हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हो कि नहीं, है ना। अभी इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, और हम जा रहे हैं ऐसे, करंट इधर आ रहा है, तो I1 R1 क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा कि नहीं। और कहाँ पे पहुंच गए हम लोग, बी पे पहुंच गए, पहुंचे कि नहीं, यही होगा ना। तो यहां से VA माइनस VB, अगर B को इधर ले आएंगे, बाकी को उधर ले जाओगे, तो E1 इधर निगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इधर निगेटिव होगा। यानी कि A से B के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, E1 माइनस I1 R1, इसी को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। तो ये तो हमारा E1 का टर्म में ऐसा हुआ भाई। अगर हम दूसरे रास्ते से जाते तब क्या होता, A से B पे जाते, लेकिन अब हम इस रास्ते से जाते, तो अब हमें यहाँ पे E2 मिलता, R2 मिलता, ऐसा मिलता कि नहीं। तो उसका जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो VA माइनस VB बराबर वहां पे क्या हो जाएगा, E2 माइनस I2 R2। क्या ऐसा होगा कि नहीं, इसमें किसी को परेशानी है। चलिए, अब ये भी, अब चूंकि ये भी VA माइनस BB, ये भी VA माइनस BB, तो दोनों बराबर होगा, वही दोनों क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों सेम होगा। यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होनी चाहिए ना भाई। एक ही पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है तो दोनों सेम होना चाहिए। अब VA माइनस VB को तुम V लिखो, TPD लिखो, जो भी रहे टर्म, है ना, बात समझोगे कि वो जो जिस इंड के क्रॉस वो दोनों या 3 या 4 जो भी सेल कनेक्टेड हैं उसके इंड के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बेसिकली उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं। अब देखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम कुछ लिख देते हैं, है ना, लेट TPD बराबर V, है ना, V हम मान लेते हैं, क्या मान लें, क्योंकि बार बार TPD लिखना सही नहीं है ना, उतना बड़ा कौन लिखेगा, तो V हम मान लेते हैं, है ना इसको। तो अब देखो, अगर यहाँ पे अगर हम लिखें तो V बराबर क्या लिखोगे, अगर इससे लिखोगे इसको थोड़ा हम पहले यहाँ निकाल लेते हैं इसका। तो अगर इसको हम V लिखते हैं, VA माइनस VB, तो क्या होगा, E1 माइनस I1 R1। अभी यहां से अगर I1 की वैल्यू तुम निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, I1 R1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस V। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा बाबू। अभी यहां से I1 अगर निकालोगे तो I1 की वैल्यू क्या होगी, E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1। क्या ऐसा होगा कि नहीं, क्यों ऐसा किया गया, इसका वजह है। सिमिलरली अगर दूसरा इक्वेशन जैसे हम लिखे थे, है ना, दूसरा इक्वेशन जो हम लिखे थे, तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था भाई, तो वहां पे VA माइनस VB हमारा क्या आता, तो E2 माइनस I2 R2, क्या यही आता ना। उसमें EMF क्या है, E2 है, करंट I2 है, रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है, ऐसा आता E3 I3 R3 ऐसा होता। अब इसको भी हम V ही माने, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या मान लिए हैं, V मान लिए, है ना, जो मानना है XYZ जो मानना है मानो। तो V बराबर E2 माइनस I2 R2। अब हमें यहां से क्या है, बेसिकली I2 निकालना है, तो I2 R2 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस V, है ना, ये नीचे लिखोगे E2 माइनस V, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, E2 माइनस V डिवाइडेड बाई R2। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। और अब देखो यहाँ पे जंक्शन रूल हम लोग कहीं लिखे थे, मिटा दिए शायद। तो जंक्शन रूल के हिसाब से अगर I करंट यहाँ पे जा रहा है, इसमें I1 इसमें I2 चला गया, तो हम लोग ऐसा लिखे हैं कि नहीं, कि I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। तो बेसिकली जो यहां से हम I1 निकाले हैं, जो यहां से हम I2 निकाले हैं, उसको हम अगर सम करें तो हमें टोटल करंट के बराबर आना चाहिए कि नहीं। क्योंकि ये हम क्या कर रहे थे, उस सीरीज कॉम्बिनेशन में भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे कि नहीं।
तो यहाँ पे टोटल करंट तो सर्किट में क्या हो रहा है बाबू, आई ही फ्लो हो रहा है। एक्चुअली लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो आई करंट फ्लो हो रहा है। तो बहुत सारे सेल्स को जब कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली लोड रेसिस्टेंस जो भी लोड हमारा है, चाहे बल्ब लगाओ, पंखा, जो कुछ भी लगाओ, तो उस करंट की आवश्यकता तो उसको होती है ना। तो इसके वजह से जो करंट जाना चाहिए इसमें कितना जाता है ना, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उतना करंट जा रहा है नहीं जा रहा है। तो इसलिए हम बेसिकली इस लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस जो करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इस दोनों के बराबर होना, सम के बराबर होना चाहिए। वहां से अगर 3 रहता है यहाँ पे, एक और रहता है E3 R3, तो I3 भी होता है तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्या ऐसा होता है कि नहीं। 4 रहता तो 4 का सम, 5 रहता तो 5 का n रहता तो n का सम। तो बेसिकली यहाँ पे I1 I2 जो निकाले उसको हम क्या करेंगे, उस जंक्शन लॉ में पुट करेंगे। क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाता हूं इसे। हाँ ले लिए, चलो ठीक है। अब देखो हम जंक्शन लॉ लगाएंगे तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2। तो भाई I1 तो हमें पता है ना, रखो। तो I बराबर क्या लिखोगे, E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1 प्लस, ये हमारा I1 हुआ, और I2 कितना है, E2 माइनस V डिवाइडेड बाई R2, है ना। तो बेसिकली हमें अगर टोटल करंट हमें सर्किट में चाहिए तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा। अगर बहुत सारा n नंबर ऑफ होता तो E3 माइनस वी बाई R3, E4 माइनस वी बाई R4, E5 माइनस वी बाई R5, क्या ऐसा चलते रहता कि नहीं चलते रहता, क्या रे बाबू। हाँ तो अब देखो, तो ये तो इक्विवेलेंट करंट निकला। अब उसके बाद हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर निकालना होगा कि इस अगर दो डिफरेंट अलग अलग ईएमएफ का अगर सेल कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 2 है 3 है 4 जितना भी है, तो उस सबके बदले इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो इसी चीज को और हम तोड़ते हैं। तो आई बराबर क्या लिखोगे, तो यहां से लिखोगे E1 बाई R1 माइनस B बाई R1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अरे इस चीज को ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, नीचे जो डिवाइड है वो दोनों में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, प्लस यहां से करोगे अगर E2 प्लस R2 माइनस V बाई R2, ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। क्या कोई परेशानी है किसी को। नो सर। अब देखो बेसिकली क्या है, ये दोनों इधर नेगेटिव है, इसको हम इधर लाते हैं, है ना। तो जब इधर लाओगे तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों इधर नेगेटिव है, इधर लाओगे तो पॉजिटिव होगा कि नहीं। इधर क्या है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ये तो ऑलरेडी इधर पॉजिटिव है। अब ये देखो I है, I को हम इधर ले आते हैं, I को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। अभी देखो V यहाँ पे कॉमन है कि नहीं बाबू। तो V को कॉमन अगर हम लेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। तो इतना बराबर क्या होगा, E बाई R1 सॉरी E1 बाई R1, E2 बाई R2 माइनस I, क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। हमें बेसिकली इधर V को हम सेपरेट करेंगे क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V का हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन हमारा क्या आया था भाई,
तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, V बराबर E माइनस आई आर, ऐसा लिखते हैं कि नहीं? क्या ऐसा लिखते हो? कल भी ऐसा बताए हैं कि नहीं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसा ही लिखते हो ना भाई, V बराबर E माइनस आई आर। तो बेसिकली उस फॉर्मेट में ही हमें इसको लाना है बाबू। तो इधर हम केवल V को रखेंगे, बाकी जो कुछ पाया उसको हम दूसरे साइड ले जाएंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड जब होगा तो इधर क्या बचेगा, V। अभी ये जो कुछ भी है उसके नीचे ये भी डिवाइड होगा, फिर ये है उसके नीचे भी ये होगा, दोनों में डिवाइड होगा ना, क्या होगा कि नहीं? तो ऊपर क्या हो जाएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 होल डिवाइडेड बाई जो भी है ये 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 माइनस आई के साथ भी वो पूरा का पूरा डिवाइड होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब देखो, अब इस इक्वेशन को अगर तुम इससे कंपेयर करोगे, है ना, तो अगर इस इक्वेशन से इसका अगर उससे कंपैरिजन तुम्हारा अगर करते हो भाई, तो यहाँ तो V के जगह पे V है, क्या है कि नहीं है? क्या रे बाबू, यही इसको यही लिखे है ना, VA माइनस VB, उसी को तो हम V लिखे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को, तो वो V है। अभी यहाँ पे क्या है, I वाला टर्म देखो ये है, तो I वाला टर्म इधर अपना आया। अभी I वाले टर्म के अलावा क्या है, ये E है, तो यहाँ पे जो कुछ भी है ना, ये जो कुछ भी है बाबू, ये जो कुछ भी है सारा का सारा क्या होना चाहिए, E के बराबर होना चाहिए कि नहीं? क्या रे, होना चाहिए। तो सारा का सारा E के बराबर होना चाहिए, और I R है तो R बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू आर। आर यहाँ से अगर R क्या है, बेसिकली R इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो R इक्विवेलेंट यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो I इंटू आर। तो R कितना, अगर इसको ऐसा लिखोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, I इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस चीज को केवल मैं यहाँ पे ऐसे लिखा हूं, क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये जो पूरा R का वैल्यू यानी कि ये जो कुछ भी है 1 बाई R1 1 बाई R2, ये जो पहले भी हम निकाल चुके थे, जब सारा सेल का EMF सेम था तब भी तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही आता था ना भाई, 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 1 बाई R2 ऐसा आता था, और R इक्विवेलेंट 1 बाई समथिंग आता था। अभी देखो अगर लिखे होगे तो उस तरह से आता था। तो ये जो कुछ भी वैल्यू आएगा वो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो हमारा वैल्यू E से कंपेयर होगा तो वो E इक्विवेलेंट होगा। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा क्या होगा, इस सर्किट का क्या होगा, E इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देखो जब दोनों का, अभी यहाँ दो ही सर्किट हम दो ही लिए हैं, तो दो सेल अलग अलग EMF का है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ है, तो उसका जो इक्विवेलेंट EMF होता है ये सब कुछ वैल्यू होगा, केवल ऊपर वाला का बात नहीं है, ये नीचे वाला भी होगा। तो इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अगर सीक्वेंस समझ में आया होगा तो वहां तक निकालने में कुछ परेशानी नहीं है, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, इससे करेंगे। अभी ये दो सेल था तब था, अगर 3 होता 4 होता 5 होता तब क्या होता भाई, क्या होता ना, तब क्या होता? तो देखो इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको है ना, मिटाऊंगा। मिटा दूं? तो कहता है कि अभी 2 है तो 2 के लिए लिखे, 3 रहता तो कितना कैसे लिखते, 4 रहता 5 रहता, जितना भी रहता तो कैसे लिखोगे? तो देखो चेंजिंग कहां पे आएगा, केबल और केबल, है ना। तो फॉर n सेल्स, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर n मतलब बहुत सारे सेल्स, है ना, n सेल्स, तो कहता है कि चेंजिंग कहां होगा, तो V बराबर हम उसको क्या लिख सकते हैं, जैसे E1 बाई R1 E2 बाई R2, अगर 3 होता तो प्लस E3 बाई R3 E4 बाई R4 EN बाई RN, ऐसा कर सकते थे कि नहीं? यहाँ पे
ऐसा ही आएगा, ठीक ना, जनरल एक्सप्रेशन। यहाँ पे 1/r1, 1/r2, 1/r3, 1/r4 जितना भी आएगा वो जाते जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होते जाएगा। तो अगर n सेल है ना, तो n सेल के लिए हम v क्या लिखेंगे भाई, तो E1/r1 प्लस E2/r2 प्लस डॉट 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 चलते जाएगा En/Rn तक। और नीचे क्या होगा, तो नीचे हमारा फिर वही 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3 जितना भी है, प्लस कहाँ तक 1/Rn तक। और उधर भी क्या हो जाएगा, माइनस i डिवाइडेड बाई 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट 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 1/Rn तक चलेगा। क्या कोई दिक्कत है? तो ये जो कुछ भी है बाबू, ये टर्म जो कुछ भी यहाँ पे है, ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट ईएमएफ है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इक्विवेलेंट ईएमएफ ही निकालने देता है। तो ई इक्विवेलेंट जो होगा ये सब कुछ होगा। तो E1/r1 प्लस E2/r2 प्लस E3/r3 डॉट 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 En/Rn और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/n सो ऑन। ये सब कुछ क्या है हमारा, वो हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ का वैल्यू होगा। क्या कोई दिक्कत है? क्या रे बाबू, कोई दिक्कत है? और आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 ये जो कुछ भी है वो तो पहले भी निकाल चुके हैं। आर इक्विवेलेंट जब ईएमएफ सेम था तब जो आर इक्विवेलेंट था वही आर इक्विवेलेंट रहेगा, लेकिन ई इक्विवेलेंट का वैल्यू ये चेंज हो जाता है। क्या कोई दिक्कत है? क्या रे बाबू, कोई दिक्कत है? सीक्वेंस में बाबू कोई भी, क्या हो गया, कहां से बता दूं? सुबह से जो 7 बजे से स्टार्ट किया हूं, कहां से बताऊं? अभी क्या, हाँ इक्विवेलेंट, इसको जब हम इससे कंपेयर किए बाबू, तो ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये ये नहीं समझ में आया? हाँ इक्विवेलेंट ईएमएफ है, तो यहाँ वाला जो टर्म होगा सब इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा। ये पूरा का पूरा टर्म इक्विवेलेंट ईएमएफ है हमारा, है ना। तो पूरा का पूरा टर्म तो यहाँ लिखे है ना, तो क्या परेशानी है इसमें? तो मान लेते डिफरेंट सेल्स होंगे, 3 होंगे 4 होंगे, सबका ईएमएफ दिया होगा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ होगा, वो पुट करोगे यहाँ पे निकालोगे। क्या दिक्कत है इसमें बोलो? अरे इसी से लिखे है ना हम, ये जो इक्वेशन है, अभी 2 था तो 2 तक गया, 3 रहता 3 तक जाता, 4 रहता 4 तक जाता, n हम लिए हैं तो n तक गया है भाई। सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टेंस भी अगर 2 था तो 2 है, 3 तो 3, 4 तो 4, n है तो n तक जाता है, वहां पे भी यही बात है। तो ये भी तो उसी से कंपेयर होगा, तो यहाँ जो भी आएगा वो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा कि नहीं? तो यही तो आया है। क्या बात, बड़ा जल्दी समझ गए भाई। अच्छा सुनो, इसी में इसका ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। क्या क्या रहेगा, कहाँ पे? यहाँ मतलब एक इधर से इधर जा रहा है, एक इधर से इधर जा रहा है, हाँ? हमारा कहना है कि एक ऐसे रहे, ऐसा रहे, यही हो ना? तो यहाँ पे सब कुछ यही चलेगा बाबू। करंट का इक्वेशन जब तुम लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से करंट ऐसे आएगा, यहाँ से करंट क्या होगा, ऐसे बाहर इसमें क्या होगा, करंट ऐसे आएगा कि नहीं? तो अगर यहाँ से I1 निकलेगा, ये I है, मान लेते इसमें I2 है, तो I1 अब किसके बराबर होगा, I प्लस I2 के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्या नहीं होगा? करंट का डायरेक्शन, हाँ, तो उसके लिए अलग से निकालोगे।
पर इस तरह से तुम्हें नहीं देगा, ठीक ना, इतना कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये खुद में अपने आप में इतना याद रखना बच्चे का कॉम्प्लेक्स है ना, तो इस कंडीशन को नहीं देगा। अगर देगा तो उसको निकाल लोगे उस तरीके से, जंक्शन रूल आई जो भी लिखोगे उसके हिसाब से फिर ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, वहां पे पुट करोगे, I1 I2 निकालोगे, सेपरेट डालोगे, और वहां से फिर ये रिलेशन हमारा आएगा। क्या कोई दिक्कत है अब? अच्छा, इसमें दो अगर है तो दो वाले का अगर दो ही था, जैसे अभी यही सर्किट हम बनाए थे, अगर इसी का इक्विवेलेंट ईएमएफ हमें पता करना होता तो कितना होता? जो फिगर हमारा बना हुआ है इसी का अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर पता करना होता तो कितना होगा? तो यहाँ पे जो भी टर्म है वही हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ है ना इसके लिए। क्या रे बाबू? तो कितना होगा भाई? तो E फॉर n बराबर 2, n बराबर 2 का मतलब क्या है? यहाँ पे दो ईएमएफ सोर्स हैं, तो n बराबर 2 जो हमारा E इक्विवेलेंट होगा वो किसके बराबर होगा भाई? तो E1 प्लस R1 बाई E2 बाई R2, और नीचे क्या है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो देखो अब इसको सॉल्व अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा? R1 R2, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर क्या होगा? R1 प्लस R2 डिवाइडेड R1 R2। अब ये इससे कट जाएगा, क्या कटेगा कि नहीं? तो हमारा जो E इक्विवेलेंट आएगा भाई वो क्या होगा? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो अगर दो है ज्यादा तुम्हें दो वाला ही देगा, है ना, तो दो अगर दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बाबू? तो सेल्स का जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है बाबू ये आज समाप्त हुआ। कल हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे, है ना, कल इस पे क्वेश्चन देखेंगे, कल परसों जब जब भी होगा, और रविवार को भी क्लास होगा बाबू, और रविवार को एब्सेंट मत करना क्योंकि आगे मुझे छुट्टी लेना है, लंबी छुट्टी, है ना, कम से कम 15 दिन बंद रहेगा क्लास, 20 के बाद 15 से भी ज्यादा, तो इसलिए रविवार शनिवार कुछ मत अपना क्लास करना, ठीक ना, बाकी तो तुम्हारी मर्जी। क्या रे, कोई प्रॉब्लम है?